बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर करीमुल्लाह। आज मैं फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट्स और लेक्चर नंबर 13 के साथ हाज़िर हूं। इस लेक्चर में हमने एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इसके बारे में पढ़ना है। वैसे इससे पहले लेक्चर में भी हम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस का फ़र्स्ट पार्ट पढ़ा था और वो ये था कि डायमेंशन के ज़रिए हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन गलत है या सही है, और हमने उसमें द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ी थी। अब इस लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे, यानी डायमेंशन की जो एडवांटेजेस हैं उसमें से दूसरी एडवांटेज। तो टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और इसमें हमने पढ़ना है टू डिराइव द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। हम डायमेंशन के ज़रिए किसी फार्मूला को बना सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि हम जिस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला बनाना चाहते हैं उसके लिए हम सही गैस करेंगे कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर हमने ये गैस सही किया और हमने वो तमाम फैक्टर्स मालूम कर लिए जिन पर ये फ़िज़िकल क्वांटिटी डिपेंड करती है जिसका हम फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो हमारा फार्मूला ठीक बनेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पे ये जुमला लिखा हुआ भी है, द मेथड ऑफ डिराइविंग अ फार्मूला फॉर अ फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड्स। इस बात को समझने के लिए हमें एग्ज़ाम्पल 1.7 को समझना होगा। एग्ज़ाम्पल 1.7 को जब हम करेंगे तो तब हमें मालूम हो जाएगा कि हम डायमेंशन के ज़रिए फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल में क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड। एक सॉलिड स्फीयर है, वो किसी लिक्विड में गिर गया है और ये लिक्विड में मूव कर रहा है, तो द लिक्विड अपोजेस द मोशन विद अ फोर्स। ये जो लिक्विड है ये इस सॉलिड स्फीयर के मोशन को अपोज कर रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स का नाम होता है ड्रैग फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस ऑफ द स्फीयर पे एंड स्पीड ऑफ द स्फीयर पे। गेस द फार्मूला ऑफ फोर्स बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। हमें डायमेंशन का मेथड इस्तेमाल करके ड्रैग फोर्स के लिए फार्मूला बनाना है, और ड्रैग फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो भी यहाँ पे गिवन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना कॉपी पेन संभाल लीजिए और ये एग्ज़ाम्पल मेरे साथ साथ लिखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब हम इस एग्ज़ाम्पल को लिखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल का स्टेटमेंट अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस तरह कोई फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड में कोई स्फीयर जो है ना ये फॉल हो चुका है। अब ये स्फीयर इसमें जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसकी वेलोसिटी गिवन है स्फीयर की। इसके अलावा स्फीयर का रेडियस है r, ये इसका रेडियस हो गया, और जो लिक्विड है इस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो ईटा है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है यानी लिक्विड, ये इस स्फीयर पे एक फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो इसी ड्रैग फोर्स का हमने फार्मूला मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स के ज़रिए हम ये मालूम करेंगे। जैसे स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए कि हम देखेंगे कि जो ड्रैग फोर्स है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ड्रैग फोर्स फ़िलहाल इस डेटा के मुताबिक डिपेंड कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, इसी तरह रेडियस ऑफ द स्फीयर पे एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग स्फीयर, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। स्टेप नंबर 2 हमारा ये होगा कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वलिटी का साइन। सो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो वहाँ पे लगेगा और इक्वलिटी का साइन लगेगा तो के एक कांस्टेंट यहाँ पे लग जाएगा और ईटा आर वी
ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका अपना नाम है ईटा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि ड्रैग फोर्स इज़ इक्वल टू के ईटा आर वी। चूँकि हमने डायमेंशन का इस्तेमाल करके ड्रैग फोर्स के लिए फार्मूला बनाना है, तो फिर इन तीनों वेरिएबल्स पे पावर्स होनी चाहिए, क्योंकि पावर्स ही डायमेंशन को शो करती है। तो ए बी सी मैंने इन तीनों पे अलग अलग से पावर लिख दी। नाउ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा। अब मैंने ये पावर्स मालूम करनी है। स्टेप नंबर 4, मुझे ए मालूम करना है, बी मालूम करना है और सी मालूम करना है बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। तो डायमेंशन मेथड है क्या? मुझे इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स पर डायमेंशंस लगानी होगी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिसको बोलते हैं ना, वो यूज़ करना होगा। मैं बोथ साइड डायमेंशन लगाता हूँ, लेकिन मुझे इन सब की डायमेंशन पता भी होने चाहिए। जैसे अगर हम ईटा को देखें तो ईटा की डायमेंशन ये एग्जाम्पल में गिवन है, एग्जाम्पल में दी गई है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन के लिए ये इस्तेमाल कर लें, m पावर 1 l पावर -1 t पावर -1। तो इससे हमारा काम आसान हो गया। इसी तरह जो r है, r इज़ रेडियस, रेडियस इज़ लेंथ, इसकी डायमेंशन है l, और जो वेलोसिटी है v, तो वेलोसिटी की डायमेंशन भी हमने पिछले लेक्चर में लिखी थी, प्रूफ की थी, वो ये है l t पावर -1। तो अब इस तरह करते हैं कि इक्वेशन 3 में बोथ साइड लगाते हैं डायमेंशंस। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू के ईटा आर वी ए बी सी। नाउ फोर्स की डायमेंशन क्या है? m l t पावर -2 के अपनी जगह, ईटा की डायमेंशन m l पावर -1 t पावर -1 और इसके ऊपर पावर a, जबकि रेडियस की डायमेंशन l पावर b और वेलोसिटी की डायमेंशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, और इसको यहाँ लिखता हूँ l t पावर -1 और वेलोसिटी के ऊपर c लिखा हुआ है, इसकी पावर है, तो यहाँ पे मैंने l t पावर -1 के ऊपर होल पावर c ले लिया। अब मैं ये पावर इन तीनों पे ले लूँगा, l पर भी पावर लिया जाएगा और l t पावर -1 पर भी पावर ले लिया जाएगा। तो m l t पावर -2 अपनी जगह इज इक्वल टू k इज कांस्टेंट, तो m पावर a पावर l पर भी लेंगे, l पावर -a, t पर भी पावर आ जाएगा, t पावर -a। अब यहाँ पे l पर पावर b, यहाँ पे l पर पावर c, यहाँ पे t पर पावर -c। अब देखते हैं कि क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये l आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। तो l t पावर -2 और यहाँ पे k इज इक्वल टू m पावर a, ये तीनों l आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनकी पावर जमा हो जाएंगी, -a प्लस b प्लस c, प्लस b प्लस c, और t, एक t ये रहा और एक t ये रहा। जब ये दोनों t आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स भी आपस में जमा हो जाएंगी, -a -c। अब यहाँ पे भी हमारे पास mlt है और राइट हैंड साइड पर भी mlt मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड में m पावर 1 l पावर 1। तो क्यों ना हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। तो जब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें a b c की वैल्यू मालूम हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग ऑफ कोएफिशिएंट्स फॉर m के लिए कंपेयरिंग ऑफ कोएफिशिएंट्स करते हैं। मैं अगर इस m को इस m से कंपेयर करूंगा तो देख लीजिए, इस m की पावर है a और लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर है 1, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 फॉर l देख लें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर 1 और यहाँ पे l की पावर -a प्लस b प्लस c। तो अगर मैं इन दोनों l को कंपेयर करूँगा तो 1 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। इसी तरह t को कंपेयर करते हैं, फॉर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ t। तो जब हम t को कंपेयर करेंगे तो -a - c ये बराबर हो जाएगा -2 के, -a - c इज इक्वल टू -2।
अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 के बराबर है, इसके अलावा हमें कुछ और फ़िलहाल मालूम नहीं है। तो ये जो माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू -2 है, अगर इस इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तमाम माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी ये हो जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग। इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं, जैसे इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन नंबर 2, बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2 बाय -1। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2। क्या हमें a की वैल्यू मालूम है? a की वैल्यू मालूम है, a इज इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू यहाँ लगा दें तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू, ये 1 जब इधर आएगा, या दूसरे अल्फाज में पहले हम ये कहेंगे कि ये 1 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि -1 को दोनों साइड पे ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो c इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू मालूम हो गई, अब a मालूम हो गया, c मालूम हो गया, a भी 1 है और c भी 1 है। अब मालूम करते हैं b हम इससे मालूम करेंगे, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू का पता नहीं है, और c की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1। ये दोनों 1 कैंसिल, जब ये कैंसिल होंगे तो, और ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 है, जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो b किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो a b c की वैल्यूज़ मालूम हो गई, यानी हमने a b c की वैल्यूज़ को मालूम कर लिया। a b c ये तीनों मालूम हो गए, तो इसको यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 इसके बराबर है, तो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे ईटा पावर 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है, r पावर 1 क्योंकि b की वैल्यू 1 है, एंड c और v पावर 1 क्योंकि c की वैल्यू भी 1 है। तो ड्रैग फोर्स का फार्मूला तो हमें मालूम हो गया, लेकिन एक मसला है, और वो मसला ये है कि ये जो k है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें डायमेंशन नहीं बता सकता। ये डायमेंशन की एक लिमिटेशन है कि हम डायमेंशन के ज़रिए कांस्टेंट की वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते हैं। तो इसको फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, और k की वैल्यू 6 पाई के बराबर है। हम इंशाल्लाह एक टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, और उसका नाम है स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ में ये लिखा हुआ होगा कि जो ड्रैग फोर्स है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो कांस्टेंट की वैल्यू इसमें होती है 6 पाई। इस 6 पाई को यहाँ लगा देते हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये हमने फार्मूला बना लिया ड्रैग फोर्स का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। असाइनमेंट 1.7 को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, स्क्रीन पे दिखाई दे भी रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है और इसकी टाइम पीरियड के लिए फार्मूला हमने बनाना है, ठीक है। तो t इसके लिए हमने फार्मूला बनाना है, और आगे लिखा हुआ है द टाइम पीरियड में डिपेंड्स अपॉन। टाइम पीरियड कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? तो एक टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब पे, दूसरा टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, और इसके अलावा टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी g पर डिपेंड कर रहा है। तो मालूम करना है हमें फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। तो डायमेंशन मेथड का इस्तेमाल करके हमने ये मालूम करना है। एक तो हमें यहाँ पे मालूम हो गया कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मास, यानी अगर इसको हम यहाँ पे बनाएं तो सिंपल पेंडुलम का ये बॉब हो गया, बॉब का मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए फार्मूला मालूम करना है, और ये बाकी ये 3 चीज़ें गिवन है जिस पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, इसके अलावा डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप फिर क्या होगा? सेकंड स्टेप इस तरह होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म कर दो, T इज इक्वल टू के एम एल जी। अब नेक्स्ट हमने एम एल जी के ऊपर पावर को लिखना है। सो T इज इक्वल टू के एम पावर ए एल पावर बी एंड जी पावर सी, इक्वेशन 1। और यहाँ भी हमने मालूम करने हैं, ये जो पावर्स हैं इनको हमने मालूम करना है, ए बी सी मालूम करेंगे।
तो अब हम दोनों साइड्स पर डायमेंशन ले लेंगे, यानी t इज़ इक्वल टू के m पावर a l पावर b एंड g पावर c। अब हमने दोनों साइड्स की डायमेंशंस लिखनी है। जैसे अगर ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, टाइम पीरियड हो, इनिशियल टाइम हो, फाइनल टाइम हो, कोई भी टाइम हो, ज़्यादा हो या कम हो, सबकी नेचर क्या होगी, सबकी नेचर सेम होगी। सबकी नेचर होगी कि सब है क्या, टाइम है। सबकी क्वालिटी टाइम होगी t। तो इसकी डायमेंशन तो t पावर 1 हो गया, जबकि m नहीं है तो m पावर 0, l भी नहीं है l पावर 0। इसकी डायमेंशन हमने यहाँ पे ऐसे लिख दी इज इक्वल टू k। अब लिखेंगे मास की डायमेंशन। तो मास की डायमेंशन क्या है, m पावर a। लेंथ की डायमेंशन l पावर यहाँ पे b है तो b। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटेशनल हो या चाहे कोई सिंपल एक्सेलरेशन हो, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। और वो डायमेंशन क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको लिखवाया था, तो अभी उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। और ये होगा lt पावर -1, lt पावर -2। इधर पावर c है तो इसको यहाँ पे लगा दो। अब ये हो जाएगा m पावर 0, t पावर 1 और l पावर 0 इज इक्वल टू k m पावर a l पावर b, और यहाँ पे ये c इसके ऊपर भी लेंगे तो l पावर c और t पावर -2c। ये -2 और ये c आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब ये दो l आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे m पावर 0 और t पावर 1 l पावर 0 इज इक्वल टू k m पावर a। ये दोनों l आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो l पावर हमारे पास क्या ऐसे आ रहा है b प्लस c और t पावर -2c, t पावर -2c। नाउ बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, अब इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं फॉर m। जैसे m यहाँ भी मौजूद है, m यहाँ भी मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। m पावर 0, m पावर a, तो अगर हम इन दोनों m को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू मालूम हो गई। अब फॉर t कर लेते हैं तो t पावर 1 एंड t पावर -2c यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2, c मालूम हो गया। अब ज़रा l को कंपेयर करते हैं, इस l को इस l के साथ, तो l पावर b प्लस c और यहाँ पे l पावर 0 है, तो हम लिखेंगे b प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर l। ये l के लिए कंपैरिजन हो गया ऑफ कोएफिशिएंट्स। अब b की तो हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन c की वैल्यू पता है -1/2। इस -1/2 को यहाँ लगा दें तो b प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0। -1/2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1/2। अब देख लें a b c तीनों की वैल्यूज़ हमें मालूम हो गई। सो पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 में जो a b c है इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा लेते हैं। t इज इक्वल टू k, m पावर क्या आएगा, a किसके बराबर है 0 के, l पावर क्या आएगा तो b किसके बराबर है, b इज इक्वल टू 1/2 एंड g, c किसके बराबर है -1/2। नाउ t इज इक्वल टू k, m पावर 0 किसके बराबर है 1 के, तो ये तो 1 हो गया। l पावर 1/2, इस g की जो पावर है ना वो इन्वर्स है, यानी -1/2 है, तो इस g को मैं डिनोमिनेटर में अगर लेके आऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी +1/2। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैं इन दोनों पर अंडर रूट ले सकता हूँ, यानी t इज इक्वल टू k l अंडर रूट g अंडर रूट। अंडर रूट मैं यहाँ पे कंबाइन भी ले सकता हूँ, यानी t इज इक्वल टू k अंडर रूट l डिवाइड बाय g। ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे जो मास है ये 1 के बराबर आ गया। इससे मालूम होता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मास यहाँ से निकल गया। अब यहाँ भी वो मसला है कि ये जो k है, k की वैल्यू क्या होगी, तो k को भी जब एक्सपेरिमेंटली मालूम किया गया, ये जो कांस्टेंट है, तो k बराबर होता है 2 पाई के, इसको यहाँ पे लगा लेंगे। सो k इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइड बाय g।
ये फार्मूला हो गया हमारे साथ और यहाँ पे हमारा ये असाइनमेंट ख़त्म हो गया। असाइनमेंट 1.7 लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की फिर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे पहली लिमिटेशन इसकी यही है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन नेवर फाइंड द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये पहली लिमिटेशन है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा था फार्मूला T = K√L/G, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, इसमें ये जो K की वैल्यू है ये हम डायमेंशन के ज़रिए मालूम नहीं कर सकते। तो जो भी फार्मूलाज हैं और उसमें कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशन के ज़रिए मालूम नहीं कर सकते हैं। नंबर टू है कि डायमेंशन जो है इनका इस्तेमाल हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हों, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर भी हम डायमेंशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा मसला ये है, यानी दूसरी लिमिटेशन ये है कि डायमेंशंस को हम एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 पे है कि डायमेंशन जो है ये स्केलर्स और वेक्टर्स में फ़र्क नहीं कर सकते हैं। डायमेंशन स्केलर और वेक्टर में फ़र्क नहीं कर सकता। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की डायमेंशन है L⁻⁻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 ⁻
L⁻⁻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 ⁻
बाज़ औक़ात दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो मुख्तलिफ होती हैं, उनका नेचर सेम नहीं होता, लेकिन डायमेंशन जो है वो हमें बता रहा होता है कि इन दोनों का नेचर सेम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें टार्क की और एनर्जी की, तो एनर्जी जो है इसका यूनिट है जॉल, और वो हम लिखते हैं J = किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन मीटर के बराबर भी लिखते हैं। लेकिन अगर हम टार्क की बात करें तो टार्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर है, क्योंकि टार्क का फार्मूला है R × F, मोमेंट आर्म × फोर्स। तो फोर्स के लिए न्यूटन लिखा और मोमेंट आर्म के लिए मीटर लिखा। तो न्यूटन मीटर टार्क का भी यूनिट है और न्यूटन मीटर जो है वो एनर्जी का भी यूनिट है। तो यहाँ पे डायमेंशन दोनों का सेम है। अगर हम दोनों की डायमेंशन को चेक करें तो एनर्जी का डायमेंशन होगा mL²T⁻² और टार्क का डायमेंशन भी सेम है mL²T⁻²। तो दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, हालांकि दोनों का नेचर सेम नहीं है। तो बाज़ औक़ात डायमेंशन बताएगा कि दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनका नेचर सेम है, लेकिन असल में वो नेचर सेम नहीं होगा। नंबर 5 पे है कि बाज़ औक़ात डायमेंशन हमें बताता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन असल में वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये हमें डायमेंशन नहीं बता सकता। हाँ, ये बात है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत आ गई तो वो फिर असल में भी गलत होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ S = VIT + ½ AT² और इसके मैं डायमेंशन मालूम करूँ तो ये इक्वेशन वैसे भी ठीक है और डायमेंशन मालूम करता हूँ तो तब भी ठीक आएगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ S = 3/2 VIT + ½ AT², इसकी डायमेंशन मालूम करूँ तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये ओबे कर लेगा। लेकिन असल में ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है और इस इक्वेशन में 3/2 यहाँ पे नहीं होता, हाफ यहाँ पे अलबत्ता होता है। तो डायमेंशन चूँकि क्वालिटी को बताता है, क्वांटिटी को नहीं बताता, तो इसलिए डायमेंशन इस इक्वेशन को भी ठीक बताएगा, लेकिन असल में ये इक्वेशन गलत होगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी डायमेंशन के बारे में। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।